नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका भाग 1 है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। इस पूरे अध्याय में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार और युद्धों के माध्यम से अपना जो क्षेत्र है उसका विस्तार करती है, उसे फैलाती है और किस प्रकार नए शासन की स्थापना होती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। आइए देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो उस समय भारत में कौन सा साम्राज्य होता है। तो देखिए, भारत में इस समय मुगल साम्राज्य होता है। ठीक है, मुगलों की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई होती है और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। 1707 तक मुगल साम्राज्य काफी शक्तिशाली रहता है, यानी कि औरंगजेब तक। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक होते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब जब एक शक्तिशाली बादशाह की मृत्यु हो जाएगी तो आसपास के छोटे छोटे जो क्षेत्रीय रियासतें हैं वे अपने आप को स्वतंत्र कर देगी और वे भी जो है अपनी शक्ति और अपनी ताकत को दिखाने लगेगी। हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1600 ईस्वी में, याद रखना, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। भारत में जब ये आती है तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये इंग्लैंड की महारानी है, इसके द्वारा चार्टर अर्थात एक इजाजतनामा जो है इस कंपनी को दिया जाता है। इस इजाजतनामे के माध्यम से कंपनी भारत में व्यापार करने की जो परमिशन है, जो इजाजत है, वो लेकर आती है। अब देखिए, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। भारत में यह व्यापार करने आई थी, सूती वस्त्र का, रेशम का, इसी के साथ में मसालों का, काली मिर्च का, इन सब का व्यापार करने ये भारत में आती है। ये कभी भी भारत में भारत के भूभाग पर अधिकार करने नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कंपनी की सत्ता का विस्तार होता है, कंपनी की ताकत जो है वह बढ़ती है, तो कंपनी का लालच भी बढ़ता जाता है और यह व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे इस पूरे भारत देश पर शासन करने का प्रयास करती है। तो देखिए, कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिला था रानी के उस चार्टर के द्वारा। हमने पढ़ा कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है उसने कंपनी को इजाजतनामा दिया और कंपनी को व्यापार का एकाधिकार मिल गया। आगे देखिए, अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि अंग्रेज जो है वो व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आते हैं। वे कभी भी भारत के भूभाग पर अधिकार करने के उद्देश्य से, अधिकार करने की मंशा से नहीं आते हैं। वो तो उनके जो उद्देश्य है वो बाद में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जब वे 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ते हैं, बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे बंगाल पर और बंगाल के बाद में पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू करते हैं। आगे देखिए, इस चार्टर के सहारे कंपनी नए इलाकों से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। अब देखिए, कंपनी को महारानी के द्वारा दिए गए इजाजतनामे से व्यापार का अधिकार तो मिल गया, लेकिन आप सभी को यह भी मालूम होना चाहिए कि जो कंपनी है वह अन्य यूरोपीय कंपनियों को, अन्य यूरोपीय व्यापारियों को जो है रोकने में सक्षम नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल और केवल अंग्रेज ही हिंदुस्तान में आए थे। अंग्रेजों से पहले भी पुर्तगाली भी आ चुके थे। यहाँ पर आपको एक मैप दिखाया गया है, जिस मैप में भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग दिखाया गया है। आइए देखते हैं 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। आपको यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा है अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है देखिए इस प्रकार आते थे, आप इस लाइन के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कैप ऑफ गुड होप है ना यहाँ पर, और फिर यहाँ से सीधे होते हुए प्यारे बच्चों देखिए ये भारत का उपमहाद्वीपीय भारत है ये, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भारत का तटीय क्षेत्र है। ठीक है, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, है ना, बंबई, ये सब जो है यहाँ पर तटीय क्षेत्र है। यहाँ से तटीय क्षेत्र पर जो है वे आ सकते, तो इस प्रकार से ये ऐसे चक्कर लगाते थे। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होते हुए उसके बाद में फिर हिंद महासागर की तरफ बढ़ते थे। एक तरफ हम अरब सागर देखते हैं यहाँ पर, और इधर हम बंगाल की खाड़ी देखते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा
वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाली था और सबसे पहले पुर्तगाली जो है वे हिंदुस्तान में आते हैं, याद रखना। सबसे पहले पुर्तगाली शासक कौन आएगा? पुर्तगाली यात्री आएगा, है ना, याद रखना। पुर्तगाली आते हैं अंग्रेजों से भी पहले, जिसमें हम पढ़ते हैं वास्को द गामा, वास्को द गामा। और इस प्रकार से फिर ये वापस लौट जाते हैं। ये सेंट हेलेना द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है। और यहां से फिर ये वापस अपने ब्रिटेन चले जाते हैं। 1498 के अंदर जो है वास्को डी गामा आता है, यानी कि अंग्रेजों से पहले भी प्यारे बच्चों पुर्तगाली हिंदुस्तान में आ चुके थे। पुर्तगाली सबसे पहले हिंदुस्तान में आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं, सबसे लास्ट तक बने रहते हैं, ठीक है। गोवा वाले क्षेत्र पर अधिकार भी कर लेते हैं। तो ये वो समुद्री मार्ग है प्यारे बच्चों, जिसके थ्रू ये जो ब्रिटिशर्स है इतना लंबा सफर तय करके भारत को इन्होंने खोजा था। आइए आगे हम देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर इंग्लैंड से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में, सबसे आखिर में जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर हम देख रहे हैं वे गोवा को अपना ठिकाना बनाते हैं, ठीक है। जब पुर्तगाली आते हैं वास्को द गामा तो वे कालीकट बंदरगाह पर आते हैं। केरल के अंदर कालीकट बंदरगाह है, वहां पर वे पहुंचते हैं और कालीकट का एक शासक होता है जमोरिन, जमोरिन द्वारा उसका स्वागत भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। देखिए अक्सर आप ये जो मार्ग देख रहे हैं, इसी मार्ग से चलते चलते जो है वास्को द गामा भी, जो एक पुर्तगाली यात्री था, वह हिंदुस्तान तक पहुंचता है। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी और डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। अब देखिए पुर्तगाली आ गए, फ्रांसीसी आ गए, फिर अंग्रेज आ गए, फिर डेनिश डच आ गए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आखिरकार इतने सारे लोग, इतनी सारी कंपनियां आ गई है। अब इन सभी कंपनियों के साथ समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि ये सारी कंपनियां जो है ये एक ही व्यापार के लिए यहां पर आई थी। भारत के अंदर सूती वस्त्र, रेशम, इसी के साथ में यहाँ के मसाले, काली मिर्च, इलायची, ठीक है। तो ये सभी एक ही व्यापार के लिए आई थी और सभी कंपनियां मुनाफा चाहती थी। अब ऐसी शर्त, ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि आपस में झगड़े होना और आपस में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो देखिए यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी और ये सारी यूरोपीय कंपनियां इन्हीं का व्यापार करने आई थी। और इसी के साथ यहां पर काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी, यानी कि यूरोप में इन मसालों की भी मांग थी और सूती वस्त्र और रेशम की भी बहुत ज्यादा मांग थी और ये सारी कंपनियां इन्हीं के व्यापार के लिए यहां पर आती है। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अब ये जो सारी कंपनियां है ये आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगती है, कंपटीशन करने लगती है। आपने देखा होगा कि मार्केट में भी कंपटीशन चलता है, ठीक है। तो जब प्रतिस्पर्धा होती है तो ऐसी सिचुएशन में भारत में जो ये वस्तुएं हैं इनकी कीमतें भी बढ़ जाती है। भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। तो देखिए इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगती है तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी बहुत सारी समस्याएं होती है। अब देखिए इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। हम आखिरकार बहुत सारी लड़ाइयां देखते हैं। हम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष देखते हैं, हम डचों का अंग्रेजों के साथ में संघर्ष देखते हैं। यानी कि ये सारी यूरोपीय कंपनियां हिंदुस्तान में व्यापार करने आती है और यहाँ के व्यापार में आपस में प्रतिस्पर्धा में, आपस में होड़ को लेकर जो है लड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। इन्हें अगर मुनाफा कमाना था तो प्रतिस्पर्धा से बचना था, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं प्रतिस्पर्धा तो होनी स्वाभाविक है, क्योंकि फ्रांसीसी भी आ गए हैं, डच भी आ गए हैं, ठीक है, अंग्रेज भी है यहां पर, पुर्तगाली भी है यहां पर, तो कंपटीशन तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भाई सभी मुनाफा कमाना चाहते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो शेयर धारकों की कंपनी थी, उसमें तो स्वयं महारानी के भी शेयर लगे हुए थे, तो वो तो मुनाफा कमाने ही आई थी, ठीक है। यह व्यापार वाणिज्यिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। यानी कि जब ये व्यापार होने लगा तो यहां पर जो अलग अलग कंपनियां हैं, चाहे वो पुर्तगाली है, चाहे वो फ्रांसीसी है, चाहे वो अंग्रेज है, ये अपनी अपनी बस्तियां बनाने शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी कोठियां, फैक्ट्रियां बनाना शुरू कर देते हैं और उसके चारों तरफ जो है किलेबंदी या चार दीवारी जिसे हम कह सकते हैं वो स्थापित कर देते हैं। अब ऐसी किलेबंदियां होने से वहां के जो लोग हैं या वहां के जो शासक है उन्हें भी दिक्कत होगी। अरे आप खुद सोचिए कि आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके खेत में कोई दूसरी जगह का व्यक्ति आकर उस जगह पर रहे और उस जगह की चार दीवारी भी करवा दे,
तो आप सोचोगे ना कि भाई मेरी ही जगह पर ये चार दीवारी करवा रहा है, तो आप उससे फिर विरोध तो करोगे ना उस बात का। तो देखिए, अपनी बस्तियों को किलेबंद के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। यानी कि अंग्रेज यहां पर आए, ठीक है, आ गए, व्यापार करने लगे, ठीक है, व्यापार भी करने लगे, लेकिन यहां पर फिर अपनी बस्तियां भी बसाने लगे और उनकी फिर चार दीवारी भी करने लगे। तो फिर यहाँ के जो स्थानीय शासक हैं वो इस बात का विरोध तो करेंगे ही। तो फिर ऐसे चक्कर में इस वजह से स्थानीय शासकों का और अंग्रेजों के बीच में भी फिर क्या होती है, लड़ाइयां होती है। यहां पर हमने एक शब्द पढ़ा है वाणिज्यट। इसका क्या अर्थ है, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ ही वाणिज्यक होता है। हमने अभी एक शब्द पढ़ा था, ये उसका अर्थ है। चलिए आगे हम देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करेगी और यहां पर 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वह बंगाल में हुगली नदी के किनारे शुरू कर दी जाती है। अंग्रेज जो है यहां पर फैक्ट्री स्थापित करते हैं और यहां पर जो व्यापारी होते हैं उन्हें उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। यह बात याद रखना, कंपनी के व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी होते थे, है ना, वेयर हाउस होते थे जहां से निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। हम वेयर हाउस आज भी देखते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें जो है जमा रखी जाती है। तो इस प्रकार कंपनी जिन चीजों का निर्यात करती थी, जैसे कि कंपनी निर्यात यानी जिन चीजों को भारत से इंग्लैंड भेजती थी, उन चीजों को यहां वेयर हाउस में जमा करके रखती थी। अब वो रेशम हो सकता है, वो सूती वस्त्र हो सकता है, वो मसाले हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये सौदागर और व्यापारी फैक्ट्री के आसपास रहेंगे तो जो है शीघ्र अतिशीघ्र काम होगा, जल्दी काम होगा, आने जाने में जो है सुविधा भी रहेगी और शीघ्र अतिशीघ्र जो है निर्यात का कार्य भी होगा। इसी के तहत 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब वही बात है, पहले कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाई, ठीक है, यहां पर वेयर हाउस भी बना दिए चीजों को निर्यात करने के लिए, फिर आसपास यहां पर लोगों की आबादी को बसने दिया, जो व्यापारी है, सौदागर है, इनको बसने दिया, फिर इसकी किलेबंदी भी कर दी। तो ये तो सीधी सी बात है ना भाई, किलेबंदी करने के पश्चात ये तो कंपनी अपना अधिकार जमा रही है इस क्षेत्र पर, ठीक है। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों से रिश्वत देकर, यानी मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। यानी कि 3 गांवों की जमींदारी उसने मुगल, जो हम कह सकते हैं जो अधिकारी हैं या फिर मुगल जो सूबेदार हैं, उनको क्या किया, उनको रिश्वत दी और 3 गांवों की सूबेदारी खरीद ली। अब उसमें हम देखते हैं एक गांव तो था कालीकाता, जिसको हम आगे चलकर जो है कलकत्ता के नाम से भी जाना जाने लगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है जमींदारी भी खरीद ली जाती है कंपनी द्वारा। अब देखिए फैक्ट्रियां भी लगाई गई है, वेयर हाउस भी बनाए गए हैं, जमींदारी भी खरीद ली जाती है। तो एक प्रकार से पूरी तरीके से बंगाल पर अधिकार करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। औरंगजेब ने फरमान जारी करके कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार भी दिया था। अब देखिए एक ऐसा व्यापार जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क न लगे, है ना, बिना टैक्स के व्यापार, तो औरंगजेब ने यह काम भी कर दिया था, जिससे कंपनी को काफी फायदा हुआ था। आपने एक फरमान शब्द पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने यहां पर बताया है फरमान। फरमान क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो शाही आदेश होते हैं, जो बादशाहों द्वारा जो है जारी किए जाते हैं, उन्हें ही हम फरमान भी कह देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे, कंपनी के निजी तौर पर व्यापार की हम बात करते हैं। तो यहां पर ये देखिए कि निजी तौर पर व्यापार चलाने वाले जो अफसर होते थे, उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब देखिए एक बार पीछे आप बात देखिए, पीछे मैंने क्या बताया, औरंगजेब ने फरमान जारी करके कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, कंपनी के माध्यम से जो व्यापार हो रहा था वो शुल्क मुक्त था, लेकिन कोई व्यक्ति अगर निजी व्यापार कर रहा है वो शुल्क मुक्त नहीं था। लेकिन यहां पर कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार देने के पश्चात जो कंपनी के निजी तौर पर व्यापार चलाने वाले जो अफसर थे, वो भी शुल्क देने से मना कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो है हम देख सकते हैं कि बंगाल को जो है राजस्व कम मिलेगा, कंपनी को जो है फायदा होगा, और जो यहाँ के जो सूबेदार है, मुगल हैं, उनको फायदा कम होगा। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, इनका विरोध करना शुरू कर दिया।
बंगाल के नवाब विरोध करते हैं। उसके पश्चात जो है आगे चलकर युद्ध भी होते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, जिसमें हम देखते हैं अंग्रेज जो है सफल होते हैं और बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा है। आगे की बात हम नेक्स्ट भाग में करेंगे। इस पूरे भाग में हमने देखा कि मुगल सत्ता कैसे कमजोर होती है, कैसे औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हमने देखा 1707 में जो है मुगल सत्ता कमजोर होना शुरू हो जाती है और यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जिसमें पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, डच है, ये सारे जो है यहाँ पर व्यापार करने पहुंच जाते हैं, मुनाफा कमाने पहुंच जाते हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और लड़ाइयां भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये फैक्ट्रियां भी बनाते हैं और उसकी किलेबंदी भी करते हैं, जिससे स्थानीय जो शासक हैं वे भी परेशान होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बंगाल में पहली फैक्ट्री कब शुरू की गई थी? 1651 में, 1652 में, 1653 में या 1654 में? तो बच्चों 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर जो है पहली इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1704, 1705, 1706, 1707? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल सत्ता जो है कमजोर होना शुरू हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, एलिजाबेथ प्रथम कहां की महारानी थी? इंग्लैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया या फ्रांस? तो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य वाला। भारत में अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा समुद्री मार्ग से पहुंचा, ये बात सत्य है या असत्य? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। 1498 ईस्वी के अंदर जो है पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा हिंदुस्तान में समुद्री मार्ग से आता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति डैश 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 ने दी थी। तो यहां पर हम देखते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब औरंगजेब द्वारा जो है यह अनुमति दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं यह भाग आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।